स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 31 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, बोथ द पुलीज एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सरफेसेज आर फ्रिक्शन लेस। नहीं भी बोलते तो मैं ये मानने ही वाला था। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मास m। इस मास m की एक्सीलरेशन क्या होगी? तो मान लेते हैं इसकी एक्सीलरेशन क्या a1 है ना, या a2, a1 मान लो इसकी एक्सीलरेशन, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, चलो टेंशन भी है तो टेंशन भी मान लेते हैं, T मान लेते हैं। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? अब देखो यहाँ दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग यहाँ है और एक यहाँ स्ट्रिंग है ना। अब ये बोला नहीं गया कौन सा स्ट्रिंग, लेकिन ज़्यादा फील आ रहा है कि इसी स्ट्रिंग के बारे में बात की गई होगी, तो ये लंबी है इसलिए तो यही टेंशन T निकालेंगे हम लोग। बाकी इसको भी तो निकाल ही लेंगे, 2 टाइम्स होगा। C, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली A, है ना। ये क्लैंप पुली पे कितनी फोर्स लगा रही है ये भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसको लास्ट में निकालेंगे, पहले टेंशन निकाल लेते हैं। अब आप देखिए ये T है, एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी T होगा, है ना, और यहाँ पर भी T होगा और फिर यहाँ पर भी T होगा, ठीक है। फिर इस पुली के बारे में देखिए, पुली पे नेट फोर्स इक्वल टू क्या होती है? मास इंटू एक्सीलरेशन होती है। एक्सीलरेशन है लेकिन मास ही 0 है इस पुली की, तो नेट फोर्स क्या हो गई? 0 हो गई। तो इधर T है इधर T है, तो पीछे कितनी होनी चाहिए? 2T होनी चाहिए। और यहाँ 2T है तो इस ब्लॉक पे कितनी होगी टेंशन? 2T होगी। क्यों? टेंशन हमेशा खींच, है ना, पुलिंग फोर्स टाइप से बिहेव करती है, खींच रही है। अब मैं इसका एबीडी यहाँ पे बना दे रहा हूँ। 2m फोर्स है, टेंशन 2T लग रही है इधर, मास m पे नीचे mg लगेगी ना mg, और ऊपर टेंशन T लगेगी, ठीक है। इसकी एक्सीलरेशन a1 माना गया है और इसकी एक्सीलरेशन मान लेता हूँ मैं a2, ठीक है। इधर ही एक्सीलरेशन होगा। अभी देखिए मुझे डायरेक्ट पता नहीं है कि दोनों में रिश्ता क्या है, लेकिन तुरंत हम लोग निकाल भी सकते हैं। और अच्छा कैसे निकालते हैं? पर a1 और a2 के बीच में पहले रिलेशन ही निकाल लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 28 में शायद, है ना, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना, ये कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। ये 2 फॉर्मूले ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू VA प्लस VB/2 और सिग्मा T डॉट V इक्वल टू 0, है ना। अब चूंकि यहाँ एक्सीलरेशन की बात हो रही है तो इसको मैं V को क्या लिख दूंगा? सेम कंसेप्ट को एक्सीलरेशन के टर्म में यूज करने वाला हूँ। सिग्मा T डॉट एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, है ना। टेंशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लूँगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव लूँगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा यूज करें। चलिए पहले डॉट वाला कर देते हैं। सिग्मा T डॉट A इक्वल टू 0 ये होता था। अब देखिए इसमें टेंशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे? 2T इंटू A2 प्लस में लिखोगे। अब यहाँ पर देखो कि T और A1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे? माइनस में लिखोगे। आई बात समझ में? T से T कट गया तो 2A2 इक्वल टू क्या हो गया? A1 हो गया। आ रही बात समझ में? 2A2 इक्वल टू A1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया। अगर आप बोलते कि सर वो जो एक और फॉर्मूला था उससे भी करके दिखाइए, वो वेलोसिटी ऑफ पुली, याद है, एक्सीलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ A प्लस एक्सीलरेशन ऑफ B/2। देखो ये थोड़ा कम इंट्यूटिव लगेगा आपको, लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, इस पुली पे मैं देख रहा हूँ, है ना, इस पुली पे देख रहा हूँ। इसकी एक्सीलरेशन अगर A2 है इस साइड में, तो पुली की भी एक्सीलरेशन क्या होगी? A2 होगी। क्यों? एक ही स्ट्रिंग से तो कनेक्टेड है, तो A2 ही होगा। तो अब मैं राइट साइड को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो पुली की एक्सीलरेशन क्या होगी? A2 हो गई पॉजिटिव में। A ऊपर वाले को मैं A मान लेता हूँ, है ना, ऊपर वाले इलाके को A, नीचे वाले इलाके को B मान लेता हूँ। अब देखिए ऊपर वाला रस्सी इससे कनेक्टेड है ना, और ये A1 से नीचे जा रहा है, तो ऊपर वाला पॉइंट कहीं पर भी यहाँ पे आप मान लो, तो ये ऊपर से कितने से जा रहा होगा? A1 से ही जा रहा होगा राइट साइड में। तो एक्सीलरेशन ऑफ A कितना हो गया? A1 हो गया। B की एक्सीलरेशन कितनी होगी? B वाला पॉइंट देखिए ये फिक्स हो रहा है ना, B वाला पॉइंट इस पुली से है कनेक्टेड और पुली फिक्स है, ये वाली पुली, ये पुली ऊपर नीचे नहीं जा रही है, तो B की एक्सीलरेशन क्या हो गई? 0 हो गई बाई 2। क्या हम लोग फिर से वहीं पर आ चुके हैं कि नहीं? A1 इक्वल टू 2A2। तो देख रहे हो, आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। शायद पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगता होगा आपको, वैसे दोनों ही अच्छे हैं। अब आप उसके बाद अब आपको क्या करना है? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है, जो कि इस चैप्टर में सीखना था, और वो तो बहुत ऑब्वियस है कि आप लिख लेते हो।
है ना। इसके लिए आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, तो नेट फोर्स कितना है 2t है, और मास कितना है 2m है, और एक्सेलरेशन कितना है a2 है, तो है ना। अब a2 की वैल्यू a मान लूँ क्या मैं, a2 की वैल्यू a मान लेते हैं, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी, क्या लिख रही है ना यहाँ से इस रिश्ता से, तो a2 को क्या लिख दो a लिख दो, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा ma हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? उसी तरीके से नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इस m वाले के लिए लिखोगे, तो नीचे एक्सेलरेशन हो रही है तो नीचे का फोर्स को मैं बड़ा मानूंगा ऑब्वियसली, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू a1, है ना, और a1 की वैल्यू कितनी है 2a है। अब चूंकि मुझे एक्सेलरेशन भी निकालना है तो ऐसा करते हैं t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, है ना, लगे हाथ, तो mg माइनस ma इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी है 2a है ना, ध्यान से देखिए 2a है, तो mg इक्वल टू कितनी आ गई ma प्लस 2ma 3ma आ गई, तो एक्सेलरेशन की a की वैल्यू कितनी आ गई g/3 आ गई, a की वैल्यू g/3 आ गई। आई बात समझ में? अब हम लोग फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन का एक्सेलरेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है एक्सेलरेशन ऑफ मास m, इस मास m की एक्सेलरेशन, तो इस मास m की एक्सेलरेशन कितनी है 2a है, देख सकते हो a1, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2g/3। दूसरा क्वेश्चन देखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, इस टेंशन के बारे में, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ma है और a की वैल्यू g/3 है, यहाँ g/3 पुट कीजिए तो mg/3 आ गई। सी पूछा गया क्लैंप फोर्स कितना होगा, क्लैंप फोर्स कितना होगा। अब बताइए क्लैंप फोर्स पुली ए पे पूछा गया है ना, पुली ए, तो यही पुली ए है, तो अब मुझे वहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, पुली ए पे, तो ये पुली रही हमारी और यहाँ पे क्लैंप किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लैंप किया हुआ है। अब आप देखो क्या क्या दिखाओगे, क्या क्या फोर्स लग रही है ना पुली पे, तो पुली और यहाँ जो रोप है एक सिस्टम मान लो, पुली रोप, क्यों रोप भी तो मासलेस है ना, तो टेंशन इधर लग रही है कितनी टी, है ना, यहाँ टी है तो यहाँ पर भी टी होगा और यहाँ पर भी टी होगा, और एक टेंशन किधर लग रही होगी, एक टेंशन नीचे लग रही होगी टी। क्लियर है ये चीज? अब देखो इन्हीं दोनों, अच्छा नेट फोर्स 0 है, ये समझ में आ रहा है ना, नेट फोर्स पुली पे कितना है 0 है, क्यों मास इंटू एक्सेलरेशन होता है लेकिन मास 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होगा। अब देखिए ये टी और टी का रिजल्टेंट क्या होगा, नीचे होगा √2t, है ना, ये तो आप समझ ही रहे हो, नीचे होगा √2t 45 डिग्री पे एकदम अच्छे से। तो बताइए नॉर्मल फोर्स जो होगी या फोर्स ऑफ क्लैंप भी होगी, क्या वो उसी के अपोजिट होनी चाहिए कि नहीं, ताकि नेट फोर्स 0 हो सके, है ना। तो क्लैंप फोर्स किसकी आंसर कितनी हो जाएगी √2t, आ रही बात समझ में, और t की वैल्यू कितनी थी mg/3, तो √2 mg/3। कोई पूछे डायरेक्शन कितना होगा, ये डायरेक्शन कितना होगा, तो ये कितना एंगल पे होगा 45 डिग्री पे होगा। क्या ये बहुत ही ऑब्वियस है ना। अगर कम्प्लेक्स सिचुएशन होता तो मैं इसको और अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, ये तो बहुत बेसिक है ना, टी और टी का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, दोनों सेम है तो 45 डिग्री पे होगा, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 45 डिग्री, है ना, विथ हॉरिजेंटल, 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। तो ये रहा आपका आंसर, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था क्वेश्चन, है ना। कांस्टेंट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, गलती होने की चांस वहीं पर होती है, बाकी तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आप सही से लगा ही पा रहे हो। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।